हेलो गाइस, आज की इस वीडियो का थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ प्रोसेस, लाइट एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हमारे साइंस के पहले 3 चैप्टर है, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री से। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैंने एक बच्चे से छीन के ले लिया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए आप और मैं मिल के देखते हैं कि इसमें है क्या। और हाँ, यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर की जो PDF है, मैंने उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप जाके उसको एक बार इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व ज़रूर कर लेना खुद से, ठीक है, टाइमर लगा के। ओके। और हाँ, इतनी मेहनत से मैं अगर क्वेश्चन पेपर लाया हूँ आपके लिए, तो 1 लाइक तो बनता ही है। बाद में भूल जाओगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहोगे, कौन लाइक करता है? तो अभी के अभी लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये तो सिर्फ साइंस का है और SST, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, IT में सबके लाने वाला हूँ। और सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, क्लास 9 वालों तुम भी सुन लो, तुम्हारे लिए भी आने वाला है। तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, सबको शेयर कर दो, अकेले अकेले मत देखो, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। तो देखो, पीरियोडिक टेस्ट मैराथन है। पीरियोडिक टेस्ट मैराथन, वैसे तो हमारे पीरियोडिक टेस्ट हो चुका है, लेकिन इस बच्चे का तो पीरियोडिक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर था ना, इसलिए मैं जो लाया हूँ ये पीरियोडिक टेस्ट है। तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बोर्ड में वैसे भी 3 चैप्टर आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लाइट तो कितना ही इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है, और लाइफ प्रोसेस भी हमारे 10 मार्क कैरी करता है, तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए इसके को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे आपको पता है कि स्कूल के क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, मतलब बोर्ड से तो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, ताकि बच्चे हार ही जाए, मतलब पूरा बेहाल हो जाए, मतलब क्या ही क्वेश्चन पेपर था। लेकिन मेरा मेरा मानना ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए एकदम हलवा ही हलवा है, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। देखो, तो इस क्वेश्चन पेपर में टाइम दिया है 1.5 आवर और फुल मार्क 40 है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में है क्या। देखो, ये क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन दिए हैं। सेक्शन ए में 9 MCQ हैं और हर MCQ 1 मार्क कैरी करता है। उसमें असर्शन और रीजन भी है, मैं पहले ही आपको स्पॉइलर दे देता हूँ। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर है, 2 मार्क के 6 हैं। सेक्शन सी में केस बेस है, यानी कि 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। और सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 5 मार्क के 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और इन टोटल में आपका 40 मार्क इससे हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या है। देखिए, तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन और एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर सिमिलर टू कंबशन ऑफ फ्यूल। ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बॉडी, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो अब काफ़ी बच्चों की गलती यही होती है कि वो इन चारों में से ही टिक लगा देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इसके नीचे और ऑप्शन है, और मेनली ऑप्शन आपके ABCD में ही होंगे। आपको IIII में देख लो, तो एक बार नीचे भी देख लिया करो, क्योंकि वहाँ पे और ऑप्शन भी है। आपको उनमें चूज़ नहीं करना, आपको उन ABCD में जो ऑप्शन दिए उनमें से चूज़ करना है। तो ए है IIII, इसे हम देखते रहते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर होने वाला है। देखो, क्वेश्चन टेढ़ा है और बायो और फिजिक्स के मिलियन से आए, मतलब बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है। क्वेश्चन में पूछा जरूर ये है कि कंबशन और फ्यूल क्या है, मतलब सिमिलर क्या है, और काफ़ी बच्चे तो यही समझ में नहीं आ गया कि क्या करना है। लेकिन इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। कंबशन ऑफ फ्यूल में क्या होता है, देखो क्वेश्चन आंसर देखो और आंसर देखो। कंबशन ऑफ फ्यूल में होता कुछ ऐसा है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही होती है उसमें, है ना। तो इसमें पूछा कि इन चारों ऑप्शन में जो IIII है, उसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। उन्होंने सिंपल नहीं किया, उन्होंने बस टेढ़ा कर दिया है, लेकिन आंसर तो वही है ना। वो चाहते तो सिंपल ये पूछ सकते थे कि इन चारों में से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, लेकिन नहीं, उन्होंने पूछा कि कंबशन ऑफ फ्यूल से सिमिलर कौन सा है। इसका मतलब कंबशन ऑफ फ्यूल जो है एक्सोथर्मिक है, तो तुम्हें पता नहीं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। तो देखो, आई है जो फोटोसिंथेसिस प्लांट, तो ये एक्सोथर्मिक तो नहीं, क्योंकि इसमें हीट रिलीज थोड़ी ना होती है, इसमें तो सनलाइट से हीट ली जाती है, तो ये तो एंडोथर्मिक हो गया, तो ये सिमिलर नहीं हो पाएगा। रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बॉडी, तो अगर आपने रेस्पिरेशन का वो डायग्राम देखा होगा, जो पायरुवेट वाला, जिसमें तीनों तरफ दिया है, जो अग्नम तिग्नम साइड्स का, उसमें देखोगे तो वहाँ पे हीट रिलीज हो रही होती है। इसका मतलब ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये क्या होगा, ये कंबशन ऑफ फ्यूल से सिमिलर भी है।
तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा। तो एक देखते डबल आई किस में है, डबल आई हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है। तो फिर डी और बी तो कट गया, हाँ बी में भी है, तो अभी देखते हैं, लेकिन आई नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस थोड़ी होगा, तो बी और डी कट गया। ठीक है, ऐसे एलिमिनेशन लगाना है, जब भी लगे कि हाँ यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं आ रहा, तो एलिमिनेशन करना है। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये आंसर नहीं होगा ना, तो आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। कि जैसे मुझे ये तो पता था कि आई नहीं होगा आंसर, तो ऐसे मेरा बी नंबर तो कट गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एलिमिनेशन लगाना जब भी क्वेश्चन थोड़ा टफ लगे कि यार इसका क्या आंसर होगा तब। ओके, अब डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, तो जब डीकम्पोजिशन भी होता है ना, तब हमें पता है कि डीकम्पोजिशन जब होता है तभी के वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा, तो ये भी डबल है और ट्रिपल है हमारा आंसर हो जाएगा। और आई भी जो है डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट वो नहीं होगा, वो एक अलग तरीके का रिएक्शन है, वो कंबशन ऑफ फ्यूल से सिमिलर नहीं होगा, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है बाबू। ठीक है, तो डबल आई ट्रिपल आई हमारा आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी देखो, मेरे इस क्वेश्चन पेपर का मेन मकसद ये है कि तुम चाहे कभी भी पढ़ रहे हो, मेरे वीडियो देख रहे हो ना देख रहे हो, तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए कि अगर मैंने बोला कि ये आंसर होगा तो क्यों होगा भाई, तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कि ये आंसर होगा कि बाकी क्यों नहीं होंगे। तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी हर एक क्वेश्चन का दे रखा है, हर एक, चाहे वो एमसीक्यू हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, केस बेस हो, सबका तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन है, ताकि तुम बाद में अगर कहीं पढ़ना भी चाहो तो तुम पढ़ सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन में भी देखो लिखा है, कंबशन ऑफ फ्यूल इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इट रिलीजेस हीट एनर्जी। तो पहला ऑप्शन एक्सोथर्मिक है, दूसरा ऑप्शन भी एक्सोथर्मिक, ओ सॉरी, पहला ऑप्शन एंडोथर्मिक है, दूसरा ऑप्शन एक्सोथर्मिक है, तीसरा भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन चौथा एंडोथर्मिक है, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को रिलीज नहीं करता है। समझ में आया? इसलिए डबल आई ट्रिपल आई होगा। इसलिए ही मैंने सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, क्योंकि कब तक आप बार बार मेरा वीडियो थोड़ी देख पाओगे। तो जब भी इमरजेंसी हो कि फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था विद एक्सप्लेनेशन, तो मेरा बस ये पीडीएफ खोल लो जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहां से देख लो, सिंपल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occurs can be written in the form of a balanced chemical reaction as। हे भगवान, क्या ही क्वेश्चन है, पता ही नहीं चल रहा मुझे क्या आंसर होगा यार। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई कैसे डाल सकता है। नहीं भाई, इट्स सो सिंपल। इसमें सिर्फ पूछा है कि केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है, अगर तुम्हें नहीं भी आता ना तो तुम्हें दिया हुआ है, बस तुम्हें बैलेंस वाला चेक करना है कि इसमें से बैलेंस कौन सा है। देखो 4 ऑप्शन है, ए है NaOH प्लस Zn इज इक्वल टू NaZnO2, O2 वो नीचे है, वो यहाँ पे प्रिंटिंग का एरर है, प्लस H2O। बी है 2NaOH प्लस Zn जो कि इक्वल टू होगा Na2ZnO2। यहाँ पे 2 और Z थोड़ा सिमिलर लग रहा है, बट डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ना, Na2ZnO2 प्लस H2। सी 2NaOH प्लस Zn होगा ZnO2 प्लस H2। और ऑप्शन डी लास्ट है 2NaOH प्लस Zn, जो कि गिव राइज टू Na2ZnO2 प्लस H2O। तो इसमें सिंपल बैलेंसिंग करनी, लेफ्ट हैंड साइड में जो है यानी कि रिएक्टेंट्स जो है, और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट्स है वो इक्वल है या नहीं, बस वही चेक करना है तुम्हें। तो हर एक ऑप्शन का तुम 2 सेकंड में आंख मार कर देख लोगे ना कि वो इक्वल है, तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस हिसाब से तुम्हारा आंसर बी होगा। और इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऑप्शन बी इज परफेक्टली बैलेंस्ड विथ इक्वल एटम्स ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन, जिंक एंड हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक बार रिवर्स कर लो, मतलब पीछे कर लो वीडियो को, क्योंकि तुम्हारे पास फुल ऑप्शन है भाई। रिवर्स कर लो, फिर देख लो, दोबारा देख लोगे तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पहले पॉज करो, पहले खुद आंसर करने की कोशिश करो, नहीं आए तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा तो 2 बार 3 बार देखो भाई, कि रिकॉर्डेड है, तुम जब चाहे देख सकते हो उसे, है ना। और ऐसा तो नहीं कि मैं काट दूंगा ऐसे। तो जब जब जितना मन चाहे देखो, 2-3 घंटे लगाओ, लेकिन ऐसे पढ़ो कि तुम्हें सब कुछ समझ में आए। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखो, भले ही तुम्हें दिख ना रहा हो क्या हो, क्योंकि इस जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है ना वो थोड़ा खराब हालत में था, तो वीडियो को जूम कर लो ना, जूम तो तुम्हारा ऑप्शन है, जूम कर लो और अपने हिसाब से देखो। तो क्वेश्चन पेपर तो मेरे हाथ में है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। स्टोमाटा क्लोजेस व्हेन, ऑप्शन आई है इट नीड्स इज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, डबल आई है इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, डबल ट्रिपल आई है वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, आई वी है वाटर
flows into the guard cells. The correct reason in the process is आर। तो यहाँ पे आई डबल आई ट्रिपल आई और आई भी जो ऑप्शन है जो उनमें से नहीं सिलेक्ट करना है और ए बी सी डी में से ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता रखा है। ध्यान से करना है क्योंकि काफी बच्चे अब भी गलत करते हैं, है ना। तो अब उसमें लिखा है करेक्ट रीजन बताना है कि स्टोमाटा जब क्लोज क्यों क्यों होता है ना। तो इसका सही रीजन बताना। देखो हमने पढ़ रखा है कि जब स्टोमाटा को जब वाटर मिलता है तो स्टोमाटा का जो गार्ड सेल होते हैं वो अपने आप ओपन हो जाता है, जिससे ट्रांसफर हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। लेकिन जब वाटर फ्लोज आउट हो जाता है, मतलब वाटर निकल जाता है बाहर गार्ड सेल से, तब वो वापस अपने ओरिजिनल साइज में यानी कि क्लोज हो जाते हैं, है ना। तो अब देखते हैं इन चार ऑप्शन में से आई डबल आई ट्रिपल आई में से कौन सा हमारा आंसर होगा आई वी में से, है ना। तो देखो इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जब जरूरत पड़ती है भाई, देखो खुद कॉमन सेंस लगाओ, जब जरूरत पड़ेगी तब जो कार सेल है वो तो खुल जाएंगे ना, वो बंद थोड़ी ना होंगे कि नहीं नहीं तू नहीं आ सकता, ऐसे थोड़ी होगा, वो खुल जाएंगे। तो कभी हमें पूछा क्लोज कब होता है, तो आई तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ए नहीं होगा क्योंकि ए में लिखा है आई ओनली। बी भी नहीं होगा क्योंकि बी में लिखा है आई और ट्रिपल आई। डी में डबल, अच्छा देखो अब बस सी और डी बचा, देखा ऐसे 50-50 एलिमिनेशन मैंने अभी, देखो 50% मेरे चांसेस मैंने अभी मैंने कर लिया अपने आंसर पक्के होने में, कि अब मेरे सही आंसर के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, है ना। ऐसे लगा था एलिमिनेशन मेथड, तुम्हें भी लगाना है, समझे। तो देखो ट्रिपल आई है वाटर फ्लोज आउट, नहीं डबल आई नहीं पढ़ा ना मैंने, ठीक है। डबल आई इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि सही बात है एकदम, कि जब उसे नहीं जरूरत है तो वो बंद हो जाएगा ना, वो कोई ना खुला थोड़ा ना रहेगा सब, तब दिन भर तो ना एक्सचेंज कर रहा होगा गैसेस का, है ना। तो जब नहीं होगा तो वो आपको श्रिंक मतलब अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। तो ये तो सही होगा, तो डबल आई तो सही है, और जो कि सी और डी दोनों में है। तो अब हमें चेक करना है कि ट्रिपल आई और आईवी में से कौन सा सही ऑप्शन है। ट्रिपल आई है वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल। अभी मेरे मुंह से भी वही निकला कि जब वाटर निकल जाता है गार्ड सेल से तभी स्टोमाटा क्लोज हो सकते हैं ना। अब जो वाटर चला जाएगा गार्ड सेल के अंदर तब तो वो खुल जाएगा, है कि नहीं। इसके लिए ट्रिपल आई ऑप्शन सही है। आईवी भी गलत है कि जब वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, इनटू नहीं, एक एक वर्ड को पकड़ना है, अच्छे से सॉल्व करना है, इनटू नहीं, जब बाहर निकलता है आउट होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, डबल आई एंड ट्रिपल आई, ठीक है। इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है तुम लोगों को, जो कि स्टोमाटा क्लोजेस व्हेन द प्लांट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस कंजर्विंग वाटर, ताकि वाटर भी कंजर्व हो सकते, नहीं तो सारा वाटर भी उड़ जाता है ना। हमें पता है कि स्टोमाटा से वाटर का और गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है, ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा से होता है। अगर हम खुला छोड़ देंगे तो वाटर अपने आप लूज करता जाएगा, पानी जो प्लांट है उसमें वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा, इसलिए उसे बंद करना भी जरूरी है, ठीक है। और क्या लिखा था, क्लोजिंग मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स, व्हेन वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल दे लूज टर्जर प्रेशर बिकम फ्लैट एंड द स्टोमाटल फ्लोज क्लोज। तो ये कब होता है क्लोज, इसका रीजन यहाँ पे दिया रखा है, आपको पढ़ के इसको याद रखना, ताकि अगर बाद में कभी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए आपके क्वेश्चन पेपर में तो आपको आसानी हो लिखने में, ठीक है। आप एग्जैक्ट भी यही लिख दोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। देखो आई नो कि अगला क्वेश्चन जो आ गया है वो भी मतलब विजिबल नहीं होगा, तो थोड़ा जूम कर लो, है ना। जूम कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बिगड़ी हालत में मुझे मिला था। तो देखो क्वेश्चन 4 है हमारा बायोलॉजी का, पूरा अच्छे से डायग्राम वाला बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि डायग्राम वाला बेस्ड क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैंने अब तक मेरे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं डाली है साइंस की, लेकिन मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ हर एक चैप्टर का, और वो भी बहुत अच्छे से, आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, वेट एंड वॉच, ठीक है। तो आई होप कि आपने डायग्राम्स को तो देख के ही आए होंगे। तो इसमें लिखा है कि लेबल करना है हमें, है ना, आई डबल आई ट्रिपल आई आई वी को लेबल करना है, और मतलब आई जो कनेक्शन करना, मतलब मैच द फॉलोइंग टेस्ट, है ना। तो देखो अभी इसमें से ऑप्शन देखोगी तो फिर क्या होगा ऑप्शन, देखो तुम खुद पहले पॉज करो, ट्राई करो, मैंने बोला पहले पॉज करो अभी, जस्ट पॉज किया या नहीं, कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आंसर क्या होगा, आपका आंसर और मेरे आंसर को टैली करना है आपको, ठीक है। तो देखो पहला जो ऑप्शन है ना वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड मतलब माउथ है, माउथ के अंदर हमें पता है कौन सा जो ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, सलाइवरी अमाइलेस रिलीज करता है, जो कि हेल्प करता है हमारा स्टार्च के डाइजेशन में। तो ये ऑप्शन आई ऑप्शन किससे सुटेबल है, जो बी से, क्योंकि बी में लिखा है इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। तो सबसे पहले डाइजेशन तो स्टार्ट हो जाता है ना माउथ में ही सलाइवरी अमाइलेस वो स्टार्च
का डाइजेशन शुरू कर देता है, इसलिए आई ऑप्शन बी से मैच कर जाएगा। डबल आई जो है वो स्टमक है, और स्टमक को मैं कनेक्ट करना चाहूँगा डी से, क्योंकि वही डी जो है वो साइट है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन सबका डाइजेशन का, कंप्लीट डाइजेशन का, जो कि अपने अच्छे से अगर लाइन बाय लाइन पढ़ रखा हो एनसीईआरटी, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो डबल ए का आंसर होगा डी। तो इस उसके बाद ट्रिपल आई स्मॉल इंटेस्टाइन को डिनोट करें। स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करता है एंजाइम, जो कि लाइपेज एंजाइम है, उसके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इससे ट्रिपल आई जो होगा वो सी से ही मैच कर जाएगा। और जो बचा आई भी, वो तो आई से कनेक्ट हो ही जाएगा ऑप्शन में। तो इससे हमारा कौन सा आई का सी हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई का सी बोल रहा हूँ, आई का बी जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी सारे ऑप्शन में आप देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी मैंने ऑलरेडी दे रखा है। इनिशियल फेज ऑफ स्टार्टेशन आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो। तो देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, वो फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो कि है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। हाइट 4 सेंटीमीटर कहाँ ले जाएगी? प्लस में ले जाएगी। पॉजिटिव क्यों ले जाएगी? क्योंकि वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, और कार्टेशियन प्लेन के मुताबिक जब कोई भी चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, उसे पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो हाइट होगी +4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। देखो डिस्टेंस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे रखी हुई होगी, तो डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -30 सेंटीमीटर हम लेंगे। उसके बाद क्या देखा है, पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। देखो डाइवर्जिंग मिरर मतलब क्या, देखो कॉन्वर्जिंग हमें पता है कॉनकेव मिरर होता है, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब यहाँ जो मिरर यूज हुआ है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना। फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेने वाले हैं, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए कि किसका नेगेटिव होता है, किसका पॉजिटिव होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसी सब चीज़ों में घुमा फिरा लेते हैं। तो आपको अच्छे से वैल्यूज़ को याद रखना, मतलब जो यूनिट्स को याद रखना है, कहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लगाना है, कहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन लगाना है ना। तो फोकल लेंथ होगा प्लस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ये जो जो एक्स एक्सिस मतलब राइट साइड में है। समझ में आ गया ना। तो अब पूछा हाइट हो तो इमेज क्या होगा, है ना। तो इसका देखो आंसर तो वैसे बी होगा, मैंने दे भी रखा है। एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो मैं तुम्हें बता दूँ कि 1 सेंटीमीटर हुआ कैसे, है ना। देखो सबसे पहले तो गिवन लिख दो, देखो गिवन लिख दोगे, और उसके बाद के बताने से पहले मैं पहले ये बता दूं कि अगर तुम डिटो ऐसा भी आंसर लिख दोगे ना, वैसे तो ये अभी एमसीक्यू में फॉर्म में आया है, अगर तुम्हें कभी 2 मार्क में, 3 मार्क में, 5 मार्क में भी अगर पूछ लेना ये क्वेश्चन, तो ऐसा डिटो आंसर लिख दोगे ना, तो तुम्हें मतलब चुम्मेश्वरी भाई पूरे नंबर, मतलब बिना देखे ही नंबर दे देगा भाई, क्योंकि इतना अच्छा मैंने आपको आंसर दे रखा है कि इसको डिटो लिख भी दोगे ना, ऐसे ही आपको सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है, सब कुछ लिखना है, क्योंकि आपको उसे ऐसे समझाना है जैसे कि आप आपके सामने कोई 5th क्लास का बच्चा बैठा हो, आप उसे कैसे समझाओगे वैसे ही तुम्हें वैसे ही लिखना है, ताकि उसको भी समझ में आए, क्योंकि उसे नहीं पता है कि क्या किया है क्या किया है, मतलब नेगेटिव का साइन लगा दिया, क्यों लगा दिया तुम्हें वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेना है +4 सेंटीमीटर, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया क्यों लेना है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में होगा, क्यों लेना बता दिया, लिख भी रखा है, देखा नेगेटिव बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ओके। फोकल लेंथ डाइवर्जिंग मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्लस में लिया जाएगा, पॉजिटिव फॉर डाइवर्जिंग मिरर एंड नेगेटिव फॉर कॉन्वर्जिंग मिरर। समझ में आ गया। अच्छा, टू फाइंड हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है। तो देखो अब हम कौन से फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, 2 फॉर्मूला है हमारे पास, मैग्निफिकेशन का और फोकल लेंथ का। मैग्निफिकेशन क्या होगा, -v/u, और एक फॉर्मूला है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मतलब एक ब्रैकेट में देखा लिखते ही भाई आपने अगर लिख दिया ना, तो भाई चुम्मेश्वरी, मतलब एग्जाम में पूरा खुश ही हो जाएगा, मतलब दिल एकदम खुश हो जाए, तो पर फाड़ के नंबर देगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला है I/f = 1/v - 1/u, मतलब 1/f = 1/v - 1/u, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये मिरर फॉर्मूला है। लेंस के लिए क्या होगा, 1/v + 1/u, नॉट माइनस, ओके। तो ऐसे याद रखना कि कब माइनस लगाना था, कब प्लस लगाना था, ठीक है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला के पहले यूज करने के बाद जब सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा +7.5 सेंटीमीटर, जो कि है क्या है वो, यू तो था हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस था +7.5 सेंटीमीटर, तो ओके। तो अब लेकिन हमें वो थोड़ा ना निकालना है बाबू, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हाइट ऑफ द इमेज क्या है। उसके लिए हमें और अब क्या यूज़ करना होगा, अब हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करना होगा।
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u, और एक है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब फिर से तुम सब्सटीट्यूट कर दोगे सारी वैल्यूज को, तो यहाँ पे देखो 0.25 तक है, उसके बाद का थोड़ा मुझसे कट गया है, आई एम रियली सॉरी, मैंने अभी जस्ट देखा। तो जब उसके बाद क्या होगा ना, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन 4 था ना, 4 को जब तुम राइट साइड ले जाओगे तो वो 0.5 इंटू 4 हो जाएगा, विच इज 1। तो ऐसे तुम्हारा बी ऑप्शन यानी कि 1 सेंटीमीटर तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि होगा ऑब्जेक्ट का हाइट। ओके, ओ जो इमेज का हाइट, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मतलब वो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था तुम्हारे लिए, बहुत आसान था। अगर जिसने पढ़ा है फॉर्मूले की अच्छी समझ है, थोड़ा 10-12 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रखे हैं ना लाइट के, तो उन्हें आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिजिक्स का ही है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, लेकिन इससे दिया भी हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लाइट का स्पीड दे रखा है एक मीडियम में, मीडियम नहीं बताया, छोड़ा, हमें क्या जो बता रखा है हमें उतना जानना चाहिए। मीडियम में दे रखा है 2.25 × 10⁸ ओके। अब पूछा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अभी जस्ट कमेंट करो, अभी पॉज करो, कमेंट करो क्या होगा, जल्दी कमेंट करो, ठीक है। अभी आंसर देख लो, आंसर तो होगा 4/3 सेंटीमीटर। कैसे निकला उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा है, ओके। पहले भैया जूम कर लो, अगर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समय तो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ब्लर लग रहा है, तो एक पिक्सल को थोड़ा बढ़ाओ। वीडियो को जूम करने की तुम्हारे पास शक्ति, मतलब इतनी सारे, अब तो यूट्यूब इतना आसान हो गया, तुम जो चाहे कर सकते हो, तो जूम करके देख लो ना यार, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, n = c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स = स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम विच इज गिवन, ओके। तो ये सब हमें दे रखा है, बस सब्सटीट्यूट करना वैल्यूज को, बस मतलब इतना इजी और चंपू क्वेश्चन है ना, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। जब 3/2.25 आ गया, कैसे, क्योंकि 10/10 और 10⁸ कट गया है ना। उसके बाद जब और भी तुम इसे काटापिटी करोगे, तब तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। बस देखना यार, इतना इजी, इतना हलवा है भाई, मतलब अगर तूने पढ़ा है तो सब हलवा है, नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। अब देखो, अब आ गए हैं हमारे प्यारे के प्यारे प्यारे असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। पहला असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि अब हम स्टार्ट करने वाले, जो कि केमिस्ट्री से है ऑफ कोर्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम on iron is 3Fe plus 4H2O gives rise to Fe3O4 plus 4H2, है ना। और क्या रीजन दे रखा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर केमिकल इक्वेशन। अभी मैं फिर से बता देता हूँ, पहले तुम खुद पॉज करो, तुम्हें पता है कि 4 ऑप्शन क्या होंगे, खुद ABCD में से आंसर कमेंट करो, है ना। जो कमेंट करेगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में जरूर से लेने वाला हूँ, है ना। कमेंट कर दो, सबसे पहले गलत हो सही हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे क्या, तुम्हें भी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तुम गलत कर सकते हो, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, भले हाफ ईयरली हो, पीरियडिक हो, प्री बोर्ड हो, कोई अलग फलान ढिमकान एग्जाम हो, या फिर चाहे बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो। अभी जितना गलती करना है कर लो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो क्या रखा है कि बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पे इसने बोला है कि जो इक्वेशन दे रखी है हमें वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो चेक कर लो एक बार बैलेंस है यानी 3Fe, उस तरफ भी 3 ही है, 4H2O। देखो लेफ्ट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल चीजें हैं यानी, देखो इस तरफ भी आयरन 3 है, उस तरफ भी आयरन 3 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 4 है, उस तरफ भी ऑक्सीजन 4 है, इस तरफ भी हाइड्रोजन 8 है, उस तरफ भी हाइड्रोजन 8 है, इसका मतलब ये बैलेंस है, इसका मतलब ये असर्शन तो करेक्ट है। तो डी नंबर तो कट गया, कि असर्शन फॉल्स वाला कट गया। अब देखते हैं रीजन करेक्ट है यानी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। तो देखो हम ये बैलेंसिंग क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, तो ये रीजन भी करेक्ट है ना। तो सी भी कट गया कि रीजन फॉल्स है, रीजन फॉल्स नहीं है ना। अब देखना है कि असर्शन का सही रीजन, मतलब असर्शन रीजन के असर्शन का सही रीजन है, मतलब वही है, कुछ अलग तो नहीं लिख दिया है। तो देखो सही बात है, बैलेंसिंग हम करते क्यों है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए ना। तो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, और दोनों ही जो रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो इसलिए ये दोनों करेक्ट है, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा है कि दोनों तरफ इक्वल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट देयर मैटर,
matter cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Therefore, the total mass of reactant must be equal the total mass of the products. We balance the chemical equation specifically to satisfy the law of conservation of mass. ठीक है, हो गया, बहुत इजी था। अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो और भी हलवा था, है ना, बट अगर नहीं करी तो थोड़ी प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है। अब अगला असर्शन और रीजन का क्वेश्चन क्या रखा है, ये बायोलॉजी का है। द एल्वियोलाई इन द ह्यूमन लंग्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रीजन दे रखा है, लार्ज सरफेस एरिया हेल्प्स इन द एफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, है ना। तो ये दे रखा है हमें कि एल्वियोलाई के बारे में ये क्वेश्चन है। एल्वियोलाई जो होता है हमारे ह्यूमन लंग्स में लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि सही बात है भाई। एल्वियोलाई इतने छोटे छोटे सैक्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर जो प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, वो हेल्प करते हैं सरफेस एरिया को बढ़ा के। और रीजन क्या दे रखा है वो देखो असर्शन सही है तो डी ऑप्शन कट गया। अब जितना रीजन सही है या नहीं, लार्ज सरफेस एरिया हेल्प्स इन द एफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, ये भी सही है भाई। अब डिफ्यूजन से ही हमारा एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो लार्ज सरफेस एरिया हेल्प करता है एफिशिएंटली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज होने का, तो रीजन भी सही है, तो सी तो कट गया। अब क्या रीजन असर्शन का सही रीजन है, तो हाँ भाई वही तो लिखा है ना, एल्वियोलाई लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, वाई, तो वाई का आंसर हमें रीजन में मिल रहा है ताकि एफिशिएंट डिफ्यूजन हो सके ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। तो बोथ इस बार भी ऑप्शन यही सही होगा, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है, समझ गए, इज दैट क्लियर। चमका की नहीं। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, वो फिजिक्स से आ रखा है। ए कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड इट एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। रीजन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेक्शन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, है ना। तो देखो क्या, अभी पहले तुम पॉज करो, एक तो ट्राई करना बनता है यार, एक असर्शन रीजन अभी के अभी ट्राई करो और तुम्हारा आंसर तुम्हारे मन में सोचो कि, और मैं जो बताऊंगा अगर तुम्हारा सही हुआ तो पीठ पे थपथपाओ, नहीं हुआ तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। रोना नहीं कि फिर डिप्रेस नहीं होना कि यार नहीं हो रहा, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी इस महीने में आ गए हो, मतलब अगस्त में आ गए हो, अभी भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुम अभी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, ओके। अगर नहीं बन रहा है तो अभी देखो मैं बताता हूँ आंसर। देखो कॉन्वेक्स मिरर, हाँ ये हमारे थे कॉन्वेक्स मिरर के दो रूल थे, है ना। कन्वेक्स मिरर हमेशा पीछे इमेज फॉर्म करता है जो कि वर्चुअल होती है, रेक्ट होती है ना। हमारा रियल और इन्वर्टेड कौन फॉर्म करता है, कॉनकेव मिरर फॉर्म करता है ज्यादा, मतलब 5 केसेस में, एक केस में वो भी वर्चुअल और रिलेट फॉर्म करता है व्हेन जब पोल और फोकल लेंथ के बीच में होता है, मतलब बीच में यानी कि उसके जो उसके डिस्टेंस में होता है ना, तो तब वो भी फॉर्म करता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर फॉर्म करता है अपनी इमेज को, है कि नहीं। तो असर्शन तो सही है। रीजन क्या उसका, रीजन सही है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। अभी हम जो न्यूमेरिकल टाइप कर रहे थे एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 5 में, वहां पे भी मैंने तुम्हें बता रखा कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, यानी रीजन में सही है। लेकिन क्या रीजन असर्शन का सही रीजन है, नहीं भाई। मतलब देखो ना, खुद देखो, असर्शन में कुछ इमेज के बारे में बात कर रखी है, लेकिन रीजन में तो साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर रखी है ना, तो ये तो अलग अलग हुए, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, समझ गए। इज दैट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चमका की नाही, है ना। अब हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया, सेक्शन बी शुरू हो रहा है जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है ना। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है कमेंट कर दो, मैं सबके कमेंट रीड करता हूँ, सबको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। जो भी अगर तुम्हें कुछ डाउट है, नहीं है, मतलब कुछ भी है तो डाउट है तो बता दो। कैसी लग रही है क्लास तुम्हें, उसके बारे में बता दो। अगले कौन सा चैप्टर्स का तुम्हें मैराथन चाहिए, मतलब ये मैराथन चाहिए, वो भी बता दो ताकि मैं जल्द से जल्द आ सकूँ। क्लास 10 वालों तुम्हें बोल रहा हूँ, 9th वालों तुम भी बता दो कि तुम्हें कौन सा चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या फिर मैं बोलूँ तो पेपर चाहिए, तो यहीं से बोल दो भाई, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का बहुत ही बढ़िया सीबीक्यू और फिर सीएफक्यू है। अगर आपको नहीं पता अब तक कि क्या होता है, सीबीक्यू मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीएफक्यू मतलब कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, है ना।
वो क्या दे रखा है, ए मेटल सॉल्ट MX। देखो MX दे रखा है, हमें मेटल का नाम नहीं दे रखा है, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के पूछेगा कि ये मेटल क्या है। देखते हैं। व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब उसे लाइट से इंटरेक्शन करवाया जाता है तब वो स्प्लिट कर जाता है मेटल M और गैस X2, सॉरी एच, हाँ X2 में। तो मेटल M का यूज हम कहाँ करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, वेयर एज गैस X2 का फॉर्म हम ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं। तो सॉल्ट MX इज सेल्फ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, है ना। तो ये अब तक हमारा क्वेश्चन नहीं चल रहा था। अभी यहाँ पे इसके दो सब पार्ट है, आइडेंटिफाई मेटल M एंड गैस X2 और मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन सॉल्ट MX इज एक्सपोज टू लाइट, है ना। तो ये हमारा अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो, जब देखो अभी सबसे पहले पूछ रखा है कि मेटल M और गैस X2 को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए देखो हमें क्या क्या हिंट दे रखे हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हमारा क्या यूज़ होता था, बच्चों ध्यान से याद करो। हमने पढ़ रखा है कि AG यानी कि सिल्वर हमारा यूज़ होता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ रखा है ना। स्पेसिफिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके के होते थे, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक और एक होता था जिसके बारे में तुम्हें कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। ओके, तो ये तीनों हमने पढ़ रखे थे। उसमें हमने पढ़ रखा है कि एजी जो हमारा सिल्वर होता है वो रिएक्ट करेगा जब, तब वो ब्लैक एंड वाइट, मतलब वो जब रिएक्ट करेगा गैस के साथ, क्लोरीन के साथ, तब वो यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। तो मेटल जो हो जाएगा वो तो सिल्वर हो जाएगा यानी कि एजी, गैस जो हो जाएगा वो हमारा क्लोरीन हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बोला, देखो हिंट भी दे रखा है, जब मेटल सॉल्ट MX लाइट में एक्सपोज होता है, तब वो दो चीज़ों में टूट जाता है, M और X2, मेटल M और X2। हमारा ऐसा कौन सा रिएक्शन था जब वो उसमें एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक सब्सटेंस दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, हमारा डिकम्पोजिशन। उसमें भी लाइट में कौन सा होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो दूसरा टाइप था, दूसरा क्वेश्चन था जो कि था कि जो कौन सा केमिकल रिएक्शन कौन सा टाइप है। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे कई सारे बच्चे केमिकल रिएक्शन लिख के आ जाते हैं, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है। उसने पूछा कि क्या टाइप होगा, उसका नाम लिखना है, उस केमिकल रिएक्शन को नहीं लिखना है। तो हमें लिखना क्या है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारा आंसर होगा। कई बच्चे केमिकल रिएक्शन लिख के आ जाते हैं और देखते भी नहीं कि हमने लिखा क्या है, और इसी वजह से उनके मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि यार हमारे मार्क्स कहाँ कटे यार, ये मार्क्स कट कहाँ रहे। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तुम्हें बारीकी से देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, दिया क्या है, पूछा क्या है। तुम्हें अपने आप से कुछ आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन है, राइट स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन द एलिमेंट्री केनाल। हमें दो चीज़ों के बारे में पूछ रखा है, पहला है गॉल ब्लैडर, दूसरा है विलाई। अब कई बच्चे भाई साहब गॉल ब्लैडर उन्हें अब तक नहीं पता क्या है, लिवर के अंदर होता है भाई। इस बार इस क्वेश्चन पेपर में बारीक बारीक चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे गॉल ब्लैडर से, विलाई से, है ना। विलाई से तो पक्का आना तय है भाई, विलाई से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जैसे इस क्वेश्चन पेपर में भी आ रखा है। अरे बोर्ड के लिए बता रहा हूँ भाई, विलाई से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, जरूर से आएगा, ठीक है। अभी देखो, ये तो 2 मार्क के लिए है, इसलिए मैंने तो इतने सारे पॉइंट लिख दिए हैं, तुम शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन हाँ ऐसे ही लिखोगे अगर आंसर ना, तो चुम्मेश्वरी भाई तुम्हारी जो भी टीचर चेक करी होगी ना कॉपी, वो तुम्हें मतलब फुल मार्क्स दे देगी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या, अगर ऐसे ही आंसर फ्रेम करोगे ना तो सभी क्वेश्चन में तुम्हें फुल मार्क्स देने वाली है, और वो तुम्हें फुल मार्क्स दे देगी। समझ में आ रहा है बेटा। तो ऐसे ही आंसर तुम्हें लिखना है। मैं नहीं कह रहा कि लाल ब्लू ऐसे लिखो, ब्लैक एंड वाइट में लिख सकते हो ना, या फिर सिंपल ब्लू में लिख रहे हो तो ऐसे लिखो, जैसे मैंने लिखा स्टोर्स बाइल, फिर जो ये कॉलन दे रखा है ऐसा, उसके बाद लिखो अपना ऐसे, जैसे पॉइंट्स में लिखो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, ताकि उन्हें मतलब दिख जाए कि हाँ ये लिखा है, मार्क दे दिया। ओके, समझ में आया। तो देखो, हमारे प्यारे गॉल ब्लैडर का काम क्या है, वो बाइल जूस को स्टोर करता है। पहली बात तो मैं यही बता दूँ कि गॉल ब्लैडर है कहाँ। गॉल ब्लैडर हमारे लिवर के अंदर प्रेजेंट है, छोटा सा है ना। वो बाइल जूस को स्टोर करता है, और वो मतलब बाइल जूस को स्टोर करता है कंसेंट्रेट बाइल, यानी कि जब इट रिमूव्स वाटर टू मेक द स्टोर बाइल मोर कंसेंट्रेटेड, मतलब वाटर से, मतलब ये बाइल जूस को मिक्स कर देता है वाटर के साथ, ताकि ये गुजारा, मतलब निकाल देता है वाटर को, मिला नहीं देता, निकाल देता, ताकि बाइल जूस ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो सके और ज़्यादा आसानी हो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। रिलीजेस वाइज भाई, मतलब यही घुमा रहे कि ऑयल करके बाइल जूस रखता है, बाइल जूस को कंसनट्रेटेड बनाता है, बाइल को रिलीज करता है हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए। ओके,
विलाय क्या कहते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाता है। ये कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है। वे इंक्रीज सरफेस एरिया, फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं जो कि सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, सॉरी। तो वहाँ का सरफेस एरिया को एक्सपैंड करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को और पूरे ब्लड स्ट्रीम में पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने में यही हेल्प करते हैं। तो लिपिड्स को भी यही ट्रांसफर करवाते हैं ना। ठीक है, समझ गए बेटा, समझ गया आंसर। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर दो क्या नहीं आ रहा है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और सबके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, देता भी हूँ, दूंगा भी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा गया है, ये क्या है और उसका इक्वेशन लिखना है। ठीक है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम ही ईजी है। तो एरोबिक respiration is a cellular process of breaking down food molecules like glucose to release energy in the presence of oxygen. It occurs in the cytoplasm and mitochondria of cells, producing a high amount of energy stored as ATP. तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होता है फूड पावर मॉलिक्यूल्स का ताकि हमें एनर्जी मिल सके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो हमें पता है ना। अब इक्वेशन लिखने के लिए बोला था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O प्लस एनर्जी ATP। तो ये देखो, ये मैंने इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन लिखा है। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क ये है, तुम्हें इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है ना। केमिकल इक्वेशन तुम्हें लिखना है, मैंने वर्ड लिख दिया। ठीक है, केमिकल इक्वेशन तुम्हें लिखना है बैलेंस करके। ठीक है, बैलेंस, ऐसा नहीं कि अनबैलेंस लिख दिया। ठीक है, तो ये तुम्हें लिख दिया। अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है, तो चलिए देखते हैं क्या है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.42। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ ये हमें पता भी था, दे भी दिया है और हर क्वेश्चन में दिया भी जाएगा। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा के हमें निकालना है कि वी क्या है। वी मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है ना, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन डायमंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना था डायमंड में। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है, इज इक्वल टू C/V। सी के वैल्यू हमें दे रखे हैं, V इज इक्वल टू C/N। वी अब वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1.24 × 10⁸ मतलब 1.2396 × 10⁸ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.24। ये भी गलत नहीं है। ठीक है, सही है आंसर तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन में फिजिक्स का ही है। राइट डायग्राम फॉर्म करना है कॉनकेव मिरर के लिए, जिसका द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर एंड द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। और हमें नेचर पोजिशन साइज भी बताना है हमें उस इमेज का। और कॉनकेव मिरर के लिए हमें फॉर्म करना है जिसके जो मिरर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले रुक जाओ, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप रे बिहेवियर भी दे रखा है। पहले रे डायग्राम देख लो। देखो, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पे है तो देखो यहाँ पे फोकल लेंथ, देखो मेरी बात देखो, ये मैंने क्या बोला अभी तक, छोड़ो। देखो यहाँ पे देखो फोकल लेंथ भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्ट है एग्जैक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। तो हमें पता है कि ये कौन सा रूल है। हमने देखो, रूल तो तुमने पढ़ रखा है या नहीं, कि जब भी एक पैरेलल रे पास करती है जो मिरर से, तब फोकस से पास कर जाती है। एक रे जब फोकस से पास करती है तब वो पैरेलल होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाले रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है। फोल से पास करने वाले का रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है ना। ये सब मैंने पढ़ रखा है। कनकेव के लिए भी कन्वेक्स के लिए भी अलग है, वो भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे कनकेव की बात करी जा रही है तो कनकेव पे ध्यान दो। ठीक है, तो जब फोकस भी होता है तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी भी फॉर्म होगा, हमें पता है या नहीं, इन्फिनिटी फॉर्म होगा। तो इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो उसकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी और एनलार्ज होगी, पहली बार एनलार्ज होगी। समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन इन्फिनिटी में होगा, साइज हाईली एनलार्ज होगा मतलब बहुत ही बड़ा होगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, है ना। तो
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने अभी मैं थोड़ा बहुत इसमें मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना। देख लो फिर तुम्हें तो क्या ही करना है ना, तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो अभी मैंने जस्ट शायद गलती से तुम्हें क्या ये बता दिया कि वर्चुअल डायरेक्ट फॉर्म होगी, नहीं यहाँ नहीं होगी, इसके अगले वाले में होगी, जहाँ पे प्रिंसिपल फोकस और फोकस के मतलब पोल और फोकस के बीच में है, फिर उसके अंदर ही ऑब्जेक्ट होगा, तब वर्चुअल डायरेक्ट होगी। यहाँ पे सिर्फ हाईली एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगी। समझ में आ गया? क्लियर है? अब तो क्लियर है बेटा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा जबान फंबल हो गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ये बिहेवियर है, ये तुम लोग पढ़ लेना। आगे क्या लिखा है, आगे डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे हमारा सेक्शन बी खत्म होगा, सेक्शन सी चालू होता है, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन क्या लिखा था, 1 मार्क। फटाफट शुरू करते हैं। देखो इस फेस में क्या देखा है, बहुत ही मतलब लप्पू सा तो केस फेस है, मुझे पता नहीं क्या है इसमें, घबरा जाते हो तुम लोग, पता नहीं क्या है, हे भगवान करते रहो, तो इतना ईजी तो है। देखो Vivek left his bicycle outside his house during a rainy season. After a few weeks, he noticed a reddish-brown coating on the iron parts of the bicycle. यहाँ पे क्या हुआ, इतने पार्ट को पढ़ा, समझो क्या हुआ है कि उसने बाहर छोड़ दिया अपनी बाइसाइकिल को, और कुछ देर बाद बारिश का मौसम चल रहा था, तो बारिश हो गई, ऑक्सीजन लग गई, तो उसके जो आयरन पार्ट थे रेडिश ब्राउन हो गए। रेडिश ब्राउन मतलब क्या, उसके ऊपर रस्ट चढ़ गया भाई, जिसे हम लोग हिंदी में जंक भी बोलते हैं, वो लग गई है ना। तो इसके बारे में ही सवाल होगा। His science teacher explained that his coating is formed due to the reaction of iron with oxygen and moisture present in the air. ये तो मैंने भी तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, मैं भी तुम्हारा साइंस टीचर हूँ, है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। रस्टिंग मैंने बता दिया क्या है, एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब आयरन को ऑक्सीडेशन मिल गया ना, तो ऑक्सीजन मिल गया ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। ओके तो ये एक्सीलरेशन का भी एग्जांपल है। टू प्रिवेंट रस्टिंग, आयरन ऑब्जेक्ट आर ऑफन पेंटेड गैल्वेनाइज। पेंट करा जाता है किसी और मतलब पेंट कर सकते हो ताकि इस रस्टिंग से बच सको। गैल्वेनाइज मतलब जिंक की कोटिंग कर दो, ठीक है। जिंक को ज़्यादा टाइम लगता है आयरन से, मतलब ये रस्ट मतलब रस्ट होने के लिए, तो ये प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। और ग्रीस से कोट कर दो, है ना, ये भी क्या हमारा प्रोटेक्शन के लिए काम कर सकता है। तो अब ये पढ़ लिया तुमने, बहुत ईजी था, कुछ भी हार्ड नहीं था तुम्हारे लिए, है ना, पढ़ रखा है सब कुछ। अब तुम्हें फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। देखते हैं क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। रस्ट के फॉर्मेशन में क्या केमिकल रिएक्शन यूज हुआ है ना। तो आंसर होगा कि यहाँ पे 3 केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे? ऑक्सीडेशन होगा कि आयरन लूजेस इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। कॉम्बिनेशन होगा जब आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर कंबाइन हो गया ना, Fe2O3.7H2O बन गया। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, आयरन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, लूजेस इलेक्ट्रॉन, वाइल ऑक्सीजन अंडरगोज रिडक्शन, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो रिडक्शन रिएक्शन भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने 3 ही लिख रखा है, ठीक है। वैसे रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है, थोड़ा लिख के तो बताओ कमेंट में। ओके अब बी क्वेश्चन ये रखा है। वैसे तो ये 1 मार्क के लिए था, तुम्हें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सिंपल लिखना था, बट कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तुम्हें बस ये लिखना था कि द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट आर ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस, बस इतना ही। इसमें तुम्हारा टीचर 1 नंबर दे देगी, बोर्ड का एग्जामिनर भी तुम्हें 1 नंबर दे देगा, ठीक है। ओके राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो वर्ड इक्वेशन बोला है, केमिकल नहीं बोला है, वर्ड बोला है, तो तुम्हें भी लिख देना आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स राइज टू हाइड्रोजन हाइड्रेटेड आयरन ट्रिपल आई, मतलब Fe3+, समझ गया, 3+ वाला ऑक्साइड रस्ट, है ना। ओके मेंशन द एनी 2 मेथड यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तुम्हें दे रखा है भाई, रस्टिंग नहीं रस्टिंग होगा, सॉरी। ओके रेस्टिंग लिख दिया गलती से, है ना, मेरे को बताना पड़ेगा स्लाइड बनाने वाले को क्या कर रखा है तुमने। तो 2 कुछ भी लिख दो यार, गैल्वेनाइजेशन लिख दो, पेंटिंग और ग्रीजिंग लिख दो, तुम्हारी मर्जी है भाई, तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें जो लिखना लिखो, है ना। स्टे 2 ऑब्जर्वेशन दैट इंडिकेट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो हमें 5 ऑब्जर्वेशन पढ़े थे, उसमें से बस 2 लिखने हैं, तो तुम्हारे मुझे कोई भी लिख दो। मैंने कलर चेंज लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस लिखा है, तुम टेम्परेचर के बारे में लिखो, तुम्हें जो लिखना है, जो रस्टिंग में यूज होता है वो लिखना है, लेकिन ठीक है। ओके ओके अब आते हैं सेक्शन डी पे, आखिरी सेक्शन पे आ गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही और वीडियो ला सकूं, है ना। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, और शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो। अगर आपको कैसी वीडियो लग रही है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताओ मुझे, ताकि मैं कर सकूँ, है ना। आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, है ना। फीडबैक दो मुझे, आईटी में पढ़ा है ना फीडबैक के बारे में, आईटी की वीडियो भी आने वाली है जल्दी, ठीक है।
सेक्शन डी दे रखा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, अब आ रहे हैं 5 मार्क वाले 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखो। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लाजवाब सीबीक्यू है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन है, सीएफक्यू। that you are provided with two containers made up of copper and aluminum. You are also provided with solution of diluted HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, diluted HNO3, ZnCl2 and water H2। तो पूछा क्या है, ये तो इन्फॉर्मेशन दे दी। पूछा हमें ये है कि इन विच ऑफ द अबव कंटेनर्स दिस सॉल्यूशन कैन बी केप्ट। ओके, तो ये देखो यहाँ ये जो मैंने आंसर लिखा है ना, ये टॉपर का आंसर है, ठीक है। टॉपर ने ऐसे लिखा था, तुम्हें भी ऐसे लिखोगे तो तुम्हें पूरे 5 नंबर मिल जाएगी। ऐसे तुम्हें भी आंसर लिखना है। देखो पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि कॉपर कंटेनर में कौन कौन से जो 4 सॉल्यूशन दे रखे थे, डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड HNO3, ZnCl2 और H2 यानी कि वाटर। ये किस कॉपर में स्टोर कौन कौन सा स्टोर करा जा सकता है? तो देखो डाइल्यूटेड HCl का स्टोर करा जा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसे डिस्प्लेस रिएक्टिव सीरीज की वजह से ये होगा, है ना। डाइल्यूटेड HNO3 क्या नहीं रखा जा सकता क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है यानी कि HNO3 हमारा प्यारा प्यारा विल रिएक्ट विद कॉपर मेटल, वो रिएक्ट कर जाएगा भाई, जबकि हाइड्रोजन नहीं कर रहा था, इसलिए हम एसएल को स्टोर कर सकते थे। तो और उसके बाद ये ऑक्सीडाइज कर देगा कॉपर को, जिससे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। इसलिए हम नहीं रख सकते। ZnCl2 हम रख सकते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से, क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से यानी कि जिंक। वाटर हम रख सकते क्योंकि वाटर के साथ कुछ भी जो नाता नहीं है कॉपर का, कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के साथ, इसलिए मतलब हम रख सकते हैं। अब एल्यूमिनियम में कौन सा रख सकते हैं हम लोग? डाइल्यूटेड HCl नहीं रख सकते क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। डाइल्यूटेड HNO3 रख सकते क्योंकि ये इमीडिएटली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि मतलब इससे कुछ खराब ही नहीं होगी, तुम इसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर ही फॉर्म होगा। उसके बाद ZnCl2 सॉल्यूशन जो देखा है उसे हम नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, Zn को वो रिप्लेस कर देगा। समझ में आ रहा है? नहीं पहले भी रिप्लेस जो भी बताया मैंने रिएक्टिव सीरीज के बारे में, वो रिप्लेस कर देंगे ना, तो हमें तो उसे वैसे ही को वैसे ही चाहिए। अगर एल्यूमिनियम में रिप्लेस हो जाएगा तो फिर क्या फायदा, है ना। एल्यूमिनियम में रिफ्लेक्स हो जाएगा। फिर वाटर को रख सकते क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर में ये भी जो एल्यूमिनियम है ये भी वाटर के साथ मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला है Al2O3। ओके, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, Al2O3 हो जाएगा तो फिर कुछ गलत नहीं है, तो इसलिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। पहला था केमिस्ट्री का, दूसरा है बायो का, तीसरा ऑफकोर्स होने वाला है फिजिक्स का, ठीक है। देखो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मैंने जैसे आंसर दे रखा है तुम वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल एक डायग्राम बना दोगे ना तो बेस्ट होगा भाई। डायग्राम बना दो आराम से, उसमें सब कुछ लिख दोगे ना तो टीचर तुम्हें पूरे के पूरे 5 नंबर दे देगी। लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे भी लिखा है, अगर किसी को लिखना है कि नहीं मुझे डायग्राम तो नहीं आता है तो ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो इंजेक्शन का डेफिनेशन दे दिया है मैंने, फूड को इंटेक करते हैं, प्रोसेस दे दिया कि माउथ में एंटर करता है, एक्शन करता है कि टीथ को च्यू करते हैं, सलाइवर एमाइलेज से कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस ब्रेकडाउन का उसका ब्रेकडाउन होता है, रिजल्ट क्या होता है? फूड बिकम्स अ सॉफ्ट बॉल कॉल्ड अ बोलस, उन्हें बोलस बोलते हैं। नहीं पता तो अभी मैंने बता दिया, बुक में एक लाइन में लिख रखा है और काफी बच्चे ध्यान नहीं देते। तो दूसरा है डाइजेशन। इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन बचा है, एसिमिलेशन बचा है और एक्सक्रीशन बचा है, ठीक है। डाइजेशन क्या डेफिनेशन दे रखा है, लोकेशन दे रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन दे रखा है, लिवर दे रखा है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, लोकेशन दे रखा है एंटायरली विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? प्राइमरी साइट होता है केमिकल डाइजेशन का। लिवर क्या होता है? बाइल जूस सेक्रेट करते हैं ताकि फैट का एमल्सिफिकेशन हो सके और ब्रेकडाउन हो सके। समझ में आ गया बेटा? अब ऐसे एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन, लोकेशन, विलाय, मैकेनिज्म सब दे रखा है, इसको तुम्हें खुद पढ़ना है, नहीं तुम खुद पढ़ो, ठीक है। एसिमिलेशन का भी डेफिनेशन, ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज एमिनो एसिड दे रखा है। डेफिनेशन है कि यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिशन फॉर मतलब अब जो हमने एब्जॉर्ब किया ना उसको यूटिलाइज भी तो करना है, तो हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, जो चीज रिपेयर चाहिए एनर्जी के लिए, वो एसिमिलेट हो गया, है ना। हमारी जो एनर्जी जो यूटिलाइज कर लिया हमने न्यूट्रिएंट्स को। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट टू एवरी सेल, हर एक सेल को ब्लड जाके पहुंचाता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू रिलीज इमीडिएट एनर्जी, तो एनर्जी को फटाफट रिलीज करने, क्योंकि डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है।
डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए फटाफट एनर्जी कैसे मिल सके, इसलिए हम लोग ग्लूकोज जो रेस्पिरेशन करते हैं ताकि हमें ग्लूकोज मिल सके, वो जो कि वो इमीडिएट एनर्जी दे सके, ठीक है। अमीनो एसिड यूज बाय सेल्स टू बिल्ड न्यू प्रोटीन एंड टिश्यू। अमीनो एसिड क्या करता है, ये सेल्स का हेल्प करता है ताकि न्यू प्रोटीन्स और टिश्यूज बना सके, है ना। ये सब एसिमिलेशन में आ जाएगा। लास्ट है इजेशन। इजेशन का डेफिनेशन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब होता है कि कैसे एलिमेंट मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है उसे कैसे निकालना है, टॉक्सिक चीज़ें हैं उन्हें निकालना है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वेस्ट को धकेल देता है आगे। रेक्टम क्या होता है, वो प्राइमरली टेम्परली स्टोर करता है वेस्ट को, और एनस क्या होता है, उसे रिलीज कर देता है। ये डाइजेशन इजेशन के बारे में यार, ऐसे तुम्हें आंसर लिखना पूरे पूरे 5 राउंड मिलेंगे। डायग्राम भी बना दोगे, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करोगे डायग्राम को, तब भी तुम्हें 5 राउंड में मिल जाएंगे, ठीक है। और टीचर उल्टा खुशी होगी, ठीक है। अब से लास्ट क्वेश्चन बचा फिजिक्स का, एक्सप्लेन अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से तुम्हें रिफ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैंने देखो, जैसे मैंने अभी बोला कि डायग्राम भी बना दोगे ना तो तुम्हें पूरे 5 राउंड मिलेंगे। तो वैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम भी शो कर रखा है कि ऐसे देखो रेक्टेंगल बना दोगे, ऐसे ऐसे तुम्हें डायग्राम फॉर्म करना है, ऐसे भी तुम्हें पूरे 5 राउंड मिलेंगे। एक्सप्लेन जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को करा था वैसे कर दोगे तब भी तुम्हें 5 राउंड मिलेंगे, ठीक है। जबकि ये ज़्यादा ईजी है तो इससे करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें कर दिया। अब ये डायग्राम देखो, समझ लोगे तुम्हें सबको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी डायग्राम है, ठीक है। अभी देखो, अभी ये हमारा सैम्पल पेपर जो भी था, ये पीरियडिक टेस्ट पेपर जो भी था, ये पीरियडिक असेसमेंट यूनिट टेस्ट जो कर लो वो कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीबॉडी। मतलब मुझे बहुत ही मज़ा आया आपके साथ ही सॉल्व करते हुए। एक बार ज़रूर पीडीएफ को चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन से, एक बार खुद ब खुद सॉल्व करना दोबारा। जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी बार तुम्हें जो और डाउट निकलेंगे, और जब वो पूछोगे तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब पीक पे पहुंच जाएगी, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी। ये वीडियो तुम्हें इंडिपेंडेंस डे के दिन पे मिल जाएगी, यानी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरी ईच एंड एवरी पीपल हु आर वाचिंग दिस, है ना। 80th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ जब मैं तुम्हें हर 3 चैप्टर का लेके तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, भले ही पेपर के थ्रू हो, अलग से हो, जैसे भी तुम्हें सारे के सारे इतने अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि बोर्ड एग्जाम तक तुम्हें सब कुछ आता होगा। कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमने पढ़ा ना हो कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये तो नहीं बताया। मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा। हर चैप्टर का 3 चैप्टर में उठाने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर का, है ना। तुम बस फरमाइश करो कि तुम्हें कौन सा चैप्टर चाहिए, साइंस में, बायो में, कि ये चैप्टर नहीं आता वो बता दो, मैं एक्सप्लेनेशन में लाने वाला हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो भी लाने वाला हूँ, ठीक है। लाने वाला हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब मैं चलता हूँ, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, है ना। तुम भी थोड़ा रेस्ट लो और उसके बाद थोड़ी देर में प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर सब कुछ कर दो। बाय बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ऑसम, स्टे केयर, स्टे टेक केयर, बाय बाय।